यू नो ये जो हमारा A2 लेवल का फिजिक्स है, इस फिजिक्स के अंदर हमने किस सेक्शन से अपना आगाज किया है। इनिशियली मैंने कहा जी मैं जनरल फिजिक्स पढ़ाऊंगा, लेकिन वो एक एक्स्ट्रा क्वांटिटी बस उसका नाम दिखाना था। नाम दिखाकर मैंने एकदम से क्या कहा, नहीं जी जनरल फिजिक्स नहीं पढ़ानी। क्या पढ़ाना है भाई? मैकेनिक्स पढ़ानी है। क्या पढ़ाना है जी? मैकेनिक्स पढ़ानी है। और मैकेनिक्स में कौन से वाली मैकेनिक्स पढ़ानी है? लीनियर मोशन वाली कर पढ़े क्या? हमें कहा हम सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे। तो हमारा जो पहला चैप्टर था दैट वाज सर्कुलर मोशन। और इस सर्कुलर मोशन के पहले चैप्टर में हमने क्या पढ़ा? हमने पहले तो एग्जांपल्स पढ़ी कि कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं जिनकी मूवमेंट को आप सर्कुलर मूवमेंट कह सकते हैं, सर्कुलर मोशन कह सकते हैं, रोटेटरी मोशन कह सकते हैं, रिवॉल्विंग मोशन कह सकते हैं। उसकी हमने काफी सारी मिसालें दी। एंड पे हम किस मिसाल पर अटके जाकर कि जनाब एक ऑब्जेक्ट लें और उस ऑब्जेक्ट को रस्सी के साथ बांध दें और उस रस्सी को यूं यूं करके क्या करना स्टार्ट कर दें, घुमाना स्टार्ट कर दें। तो जब आप उस रस्सी को घुमाएंगे, उसका वन ऑफ द व्यू इज लाइक दिस कि सर जी इस तरह का कुछ सर्कुलर मोशन नजर आएगा। ठीक है, ये हमारे पास वो ऑब्जेक्ट है, ये उस ऑब्जेक्ट की इनिशियल पोजीशन ए है जिसपे हमने कहा था कि टाइम क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। ये उस ऑब्जेक्ट की मूवमेंट का, अगर वो इस सर्कल में मूव कर रहा है ऑब्जेक्ट, सपोज करो हमने यहां क्या कहा था, सर ये उसकी कोई फाइनल पोजीशन बी ले लें, एट सम टाइम टी ले लें। ठीक है, उसको अगर आप कभी भी, ये उस सर्कल का क्या है सर, ये उस सर्कल का सेंटर है, ये भी उसका रेडियस है, ये भी उसका रेडियस है। यहां पर जब वो ट्रेवल करता है तो क्या ट्रेवल करता है? डिस्टेंस। क्या? ये आप उसको क्या कहते हैं? आर्क लेंथ कहते हैं। लेकिन अगर हम कहें नहीं सर यहां से सीधा यहां लेके जाएं, ये क्या ट्रेवल हो रहा है? सर ये डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल हो रही है। लेकिन ये कौन से वाली डिस्प्लेसमेंट है? ये वो डिस्प्लेसमेंट है जो मीटर्स में है। अगर ये मीटर्स वाली डिस्प्लेसमेंट है तो उसका हमने नाम क्या रखा था? लीनियर डिस्प्लेसमेंट रखा था। फिर मैं कहता हूं ऑब्जेक्ट तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करता है, लेकिन जो उसका रेडियस है वो भी डिस्प्लेस होता है। इनिशियली रेडियस इधर था, अब रेडियस इधर चला गया है। तो रेडियस ने क्या डिस्प्लेस किया है? रेडियस ने एंगल डिस्प्लेस किया है। क्या किया जी? रेडियस की एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होती है। कौन सी होती है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होती है, जिसके लिए हमने सिंबल क्या पढ़ा था जी? थीटा का हमने उसके लिए सिंबल पढ़ा था। तो बुनियादी तौर पर हमने कहा कि जब कोई ऑब्जेक्ट क्या करता है, सर्कल में मूव करता है, तो ऑब्जेक्ट तो सर्कल के सर्कमफेरेंस के ऊपर डिस्टेंस ट्रेवल करता है, या वहां पर आप उसकी कोई डिस्प्लेसमेंट दैट इज लीनियर डिस्प्लेसमेंट डिजाइन कर सकते हैं। लेकिन जब वो सर्कल के सर्कमफेरेंस पे ट्रेवल होता है तो या तो आप उसी का बोलें कि सर उसने कोई एंगल सबटेंड किया हुआ है, या बोलें जो उसका रेडियस है सर वो रेडियस क्या कर रहा है, वो भी डिस्प्लेस कर रहा है। उस रेडियस की डिस्प्लेसमेंट को हम क्या बोलते हैं? एट द सेंटर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो हमने क्या लिखा है जी? पता नहीं, एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल बाय एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ या बाय द रेडियस ऑफ द सर्कल, कि जो भी है रेडियस मूव कर रहा है या ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, सेंटर पर वो क्या कवर कर रहा है? सेंटर पर वो एक एंगल सबटेंड करता है, जिस एंगल को हमने क्या बोला था? जिस एंगल को हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। यहां तक अगर किसी को कोई परेशानी है तो प्लीज हाथ खड़ा करेंगे। एनीवन? सो यू नो हमने अगली बात क्या पढ़ी? दिखाएं भाई। बेटा काम करेंगे, ऊपर ना मेरी कोई फिजिक्स की कॉपीज पड़ी हैं वो ला देंगे। मेरे ऑफिस में ए लेवल की A2 की फिजिक्स की कॉपीज पड़ी हैं वो ला दें। अच्छा, हमारी बुनियादी डेफिनेशन क्या थी? बुनियादी टॉपिक क्या था? टर्म्स रिलेटेड टू सर्कुलर मोशन। क्या टॉपिक है जी? टर्म्स रिलेटेड टू सर्कुलर मोशन, ये हमारा बुनियादी टॉपिक है, जिसमें कौन कौन सी टर्म्स हमने पढ़ी है जी? सबसे पहले कॉपीज ऊपर पढ़ी है बेटा, ऑफिस में पढ़ी होंगी। क्या है जी? सबसे पहले हमने कहा सर ये सेंटर ऑफ द सर्कल क्या होता है, फिर हमने कहा पॉइंट ऑन द सर्कमफेरेंस क्या होता है, फिर हमने कहा रेडियस ऑफ द सर्कल क्या होता है, फिर हमने कहा यार ये इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन क्या होती है, फिर हमने कहा ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो तो डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होती है,
डिस्प्लेसमेंट की हमने दो किस्में निकाल दी। सर लीनियर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? लीनियर डिस्प्लेसमेंट हमें एएस से सारा पता था, हमने कहा जी हमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट समझना है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट समझने की कोशिश की तो किधर गए? हमने वहां एंगल समझना स्टार्ट कर दिया। एंगल को समझने की कोशिश की तो उसकी जो एसआई यूनिट है रेडियन आ गया। रेडियन को समझने की कोशिश की तो कोई डिग्रीज आ गया। डिग्रीज और रेडियंस का आपस में कोई ताल्लुक निकाला। क्या ताल्लुक था? हाँ जी, क्या ताल्लुक था? या तो सर अब हर किसी ने अपना अपना ताल्लुक याद किया हुआ है। कोई कहता है सर जी मैं याद करूंगा 1 पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। कोई कहता है सर मैं याद करूंगा 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री। कोई कहता है सर मैं याद करूंगा जस्ट 1 रेडियन इज इक्वल टू क्या 57.3 डिग्री। इसमें किसी को मसला है? ठीक है, तो करते करते मैंने कहा जी वैल्यूज ना याद करें। क्या ना याद करें? वैल्यूज को मारें गोली भाई। 1 रेडियन की कोई डेफिनेशन है वो याद करें। क्या याद करना था? क्योंकि हमारे लिए इस पूरी टर्म्स में सबसे इंपॉर्टेंट जो क्या बोलते हैं क्वांटिटी है या पहली टर्म है वो कौन सी वाली है? सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारी पहली टर्म है वो क्या थी जनाब? एंगुलर। बाकी तो सेंटर क्या होता है ये तो भाई छठी जमात की बात है। रेडियस क्या होता है ये भी छठी जमात की बात है। सर्कमफ्रेंस क्या होता है ये 7वीं जमात की बात होगी। हमारे लिए जो सबसे पहली बात जरूरी है वो कौन सी है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इसका सिंबल हम क्या देते हैं? सिंबल हम उसका थीटा देते हैं और उसकी जो यूनिट है वो हम क्या लिखते हैं? वो हम रेडियन लिखते हैं। अब मैंने एक जुमला इस्तेमाल किया था कल कि बेटा जी अगर हम प्योर मैथ्स पढ़ रहे हैं, अगर हम मैथ्स के अंदर प्योर ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, प्योर ज्योमेट्री के अंदर हम अगर सर्कल की प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं, सर्कल प्रॉपर्टीज के अंदर अगर हम कोई स्टैटिक एंगल पढ़ रहे हैं, सर्कल ड्रॉ हुआ है वहां किसी एंगल की कोई एंगल शो हो रहा है तो वहां हम क्या कहेंगे? हम उसको सिर्फ एंगल ही कहते हैं। जिसको मेजर आप डिग्रियों में करें रेडियंस में करें ये मेरा प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब हम फिजिक्स पढ़ते हैं, जब हम फिजिक्स में मैकेनिक्स पढ़ते हैं, जब हम मैकेनिक्स में सर्कुलर मोशन पढ़ते हैं, जब हम सर्कुलर मोशन में कहते हैं सर ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, जब हम कहते हैं रेडियस इज स्वीपिंग एन एंगल एट द सेंटर, तो दैट एंगल इज नॉट जस्ट नोन एज एंगल। हम क्या कहते हैं उसको? दैट इज नोन एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। कि सर वो एंगल चेंज हो रहा है, एंगल कवर हो रहा है, एंगल ट्रेवल हो रहा है, एंगल डिस्प्लेस हो रहा है। तो जब हम उसको कहते हैं एंगल डिस्प्लेस हो रहा है तो हम कहते हैं सर टाइम टी के अंदर कितना एंगल डिस्प्लेस हुआ है? सर जी वो इधर था पहले रेडियस और एक पर्टिकुलर टाइम टी के अंदर वो इधर आ गया है रेडियस, तो इस टाइम टी के अंदर कितना एंगल डिस्प्लेस हुआ है? सर थीटा जितना एंगल डिस्प्लेस हुआ है। तो पूरा नाम क्या हुआ फिर? एंगल डिस्प्लेस हुआ है। तो नाम क्या निकाल लिया हमने? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो कहने का मतलब यह है कि प्योर मैथ्स में द टर्म इज ओनली एंगल, इज जस्ट एंगल, बट सर्कुलर मैकेनिक्स वाली फिजिक्स में द टर्म इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, कि एंगल असल में क्या हो रहा है। तो असल में हमें जुबान को बड़ा सही तरीके से सीखना है, हमें अपनी टर्म को बहुत सही तरीके से रिप्रेजेंट करना है। और हम टर्म क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? एंगल इज बीइंग डिस्प्लेस्ड, एंगल डिस्प्लेस हो रहा है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रही है। हाँ होगा वो भी डिग्रियों में और होगा वो भी रेडियंस में। ये डिपेंड करता है कि आप एसआई यूनिट की बात करेंगे या आप नॉन एसआई यूनिट की बात करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जरा मुझे कोई डिफाइन कर दो यार ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जी भाई खान साहब, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट समझाएं क्या होता है? अगर पेपर में तो डिफाइन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आता है, अक्सर पेपर में आता है डिफाइन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगल, इट इज द एंगल आगे सबटेंडेड बाय द रेडियस ऑन द सर्कल या एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। क्योंकि रेडियस जब स्वीप होता है तो वो सर्कमफेरेंस पे भी कुछ करता है तो सेंटर पे भी कुछ करता है। सर्कमफेरेंस पे जब वो स्वीप होगा तो ये जो कर रहा होगा ये डिस्टेंस होगा, ये जो कर रहा होगा ये
लीनियर डिस्प्लेसमेंट होगी, यहां जो कुछ हो रहा होगा वो, तो इसलिए हमें एट द सेंटर मेंशन करना बड़ा जरूरी है। तो आई थिंक इट इज डिफाइंड एज क्या, कोई जरा पूरा जुमला सुनाओ भाई जी हर्षद। किधर चला गया, किधर चला गया, किधर चला गया है, ये दो डेफिनेशन मिक्स कर गया भाई मेरे। मैं सिर्फ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा हूं, मैं उसकी यूनिट नहीं पूछ रहा। जी भैया आलियान साहब। हाँ, बाय द रेडियस ऑफ द सर्कल या फिर बाय एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्कल, दोनों में से कोई भी जुमला कर सकते हैं। तो पहले वाले भाई के से तो लफ्ज ही नहीं जुड़ रहे थे, दूसरे वाले ने पहली और आखिरी दोनों रेडियन की डेफिनेशन मिक्स कर दी। असल जुमला बेटा A2 में आप आ गए हैं, आपको जुमले कंपोज करना आने चाहिए, दिमाग में सबको पता है एंगल क्या है, सबको पता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है, लेकिन एग्जामिनर ने आपको टेस्ट आपके दिमाग के साथ मशीनें लगा के नहीं करना। आप एग्जाम हॉल में ये नहीं करके जाते सर यहाँ पे मशीनें लगा दें और उसको बोले सवाल पूछता जाए और मैं सोचता जाऊंगा तो जवाब खुद निकालता जाए, ऐसा नहीं होता। एग्जाम में क्या होता है, कागज का टुकड़ा होता है, उस पर सवाल लिखे होते हैं, हमने भी जो सोच रहे हैं उसके लफ्ज बनाने होते हैं, उन लफ्जों को बनाकर कागज पे लिखना होता है। तो इसलिए सबसे जरूरी आर्ट क्या है, जो चीज समझ रहे हैं, समझना सबको आता है, ठीक है, उस अपनी दिमाग की समझ को बयान करना भी आना चाहिए। दिमाग को जो हमें समझ आ गई ये बात, हमें उसको बयान करना लाजमी आना चाहिए। उसके लिए थोड़ी रिवीजन कर लेते ना बंदा, तो जुमले याद हो जाते हैं बंदे को। व्हाट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जी? इट इज द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल either by the object moving in a circle or by the radius of the circle at किधर सर जी, at the center। खैर बहरहाल आगे चलते हैं। फिर हमने करते करते इसकी SI यूनिट रेडियन है, नॉन SI यूनिट डिग्री है। वो किसी ने याद किया कि 1 पाई इज इक्वल टू 1 पाई रेडियन इज इक्वल टू, अच्छा वैसे 1 पाई क्या है? जस्ट 1 पाई। हाँ सर 1 पाई लिखेंगे, उसके आगे रेडियन नहीं लिखेंगे, तो 1 पाई जाती तौर पर एक नंबर होता है क्या? 3 पॉइंट। तो मैं इस वक्त आपको 1 पाई नहीं सिखा रहा, मैं इस वक्त आपको 1 पाई की, मैं आपको 1 पाई रेडियन सिखा रहा हूं, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर आप ये कहना चाहते हैं कि सर जी बात तो फिर वही है ना, 1 पाई रेडियन का मतलब तो 3.14 रेडियंस ही है ना। हाँ सही है, ठीक है, 1 पाई रेडियन इक्वल टू 3.14 रेडियन, बिल्कुल ठीक। बट वो डिग्रियों में कितना होगा? ये जो 1 पाई रेडियन है, जिसको आप 3.14 रेडियन कहते हैं, वो डिग्रियों में कितना होगा? 180 डिग्री होगा, ठीक है। जो 2 पाई रेडियन है, जो कि डिग्रियों में पता नहीं 6 पॉइंट कितना, नहीं 2 पाई रेडियन दैट इज 6.28 रेडियन, वो डिग्रियों में कितना है? वो 360 डिग्री है सर। खैर बहरहाल हमें यहां से आगे चलना है जी। मैंने आपको कल इस लेक्चर में जी इंशाल्लाह, थोड़ा सा उससे पहले 2:20 के आसपास, आज मैंने सब टाइम पे स्टार्ट किया। हाँ वो तो वैसे ही लेने, ठीक है। अच्छा सो यू नो क्या बात हो रही है, क्या हो रहा है जी? हम कोई रेडियन शेडियन खेल रहे थे। सिंपल करते हैं यार, 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू कितने डिग्री? 360 डिग्री। 1 पाई रेडियन इज इक्वल टू कितने डिग्री? 180 डिग्री। पाई बाय 2 रेडियन इज इक्वल टू कितने डिग्री? 90 डिग्री। पाई बाय 3 रेडियन इज इक्वल टू कितने डिग्री? 60 डिग्री। ये 60 डिग्री से मैंने क्या याद कराया था? इक्विलेटरल ट्रायंगल याद कराया था। इक्विलेटरल ट्रायंगल में मैंने क्या कहा था? सारी साइडें इक्वल होती हैं, अंदर सारे एंगल्स का सम क्या था? तो एक एंगल कितना हो गया? 60। अब अगर हमें कहो अंदर सारे एंगल्स का सम है 1 पाई रेडियन, तो एक एंगल कितना हो गया था? पाई बाय 3 रेडियन। किसी को मसला है इस बात से? अच्छा खैर, जब मैंने वो 1 रेडियन वाला यूनिटरी लगाया था तो क्या निकला था आंसर? 57.3 डिग्री निकला था। इसमें किसी को प्रॉब्लम है? उसके लिए मैंने फिर ड्राइंग कैसी बनाई? मैंने पहले तो इक्विलेटरल ट्रायंगल ही बनाया। मैंने कहा अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाओगे तो जो सारे एंगल है वो कितने आएंगे? 60 डिग्री, जिसको आप क्या बोलेंगे? पाई बाय 3 रेडियंस बोलेंगे। फिर मैंने कहा अगर आपने ड्राइंग ऐसी बनाई जिसकी 2 साइडें इक्वल इन लेंथ हुई और तीसरी साइड आर्क हुई और उस आर्क की लेंथ भी कितनी हुई? उस आर्क की लेंथ भी रेडियस के बराबर हुई, तो मैंने कहा था क्या होगा?
तो मैंने कहा था वो जो एंगल है ना वो कितना होगा जी, वो 1 रेडियन होगा। इसमें किसी को परेशानी है जी? आई थिंक थोड़ा सा हमने कल मैथ्स डिस्कवर किया। वो क्या मैथ्स था? वो ये वाला मैथ्स था कि सर जी अगर आप क्या बनाते हैं, व्हाट इज दिस, इफ आई से दिस इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो हमने इसके बारे में क्या बोला कि सर इसके जितने भी एंगल्स हैं वो कितने हैं, या तो ओ लेवल वाले हम कहते हैं जी 60 डिग्री है, या हमें 60 डिग्री को क्या बोलते हैं जी बच्चों, प्लीज यार ये हलचल खत्म करें यार, क्या बोलते हैं, π/3 रेडियन बोलते हैं। अब ऑलमोस्ट इसी के सिमिलर हमने क्या किया, ऑलमोस्ट इसी जैसी, ठीक मैं देख सकता हूं उसको, कुछ चीज इसमें रिपीट तो नहीं हो रही ना? श्योर, ठीक है। एक काम करें ना, टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बिल्कुल ठीक है। हाँ 10 के 10 किए, चेंज किए, हाँ बस ठीक है, ठीक है, ये पूरी क्लास के लिए कर दें। हाँ पूरी क्लास के लिए। सुनो जी, ये शक्ल ओ लेवल के बच्चे को भी याद है कि कौन सा ट्राइंगल है जी, दिस इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, ओके जी, जिसमें हम कहते हैं सर सारी साइडें क्या हैं, बराबर हैं, तो सारे एंगल्स भी क्या हैं, बराबर हैं। चूंकि टोटल एंगल कितना होता है 180 होता है, उसको डिवाइड बाय 3 करें तो कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। या ये दिमाग होना चाहिए, या फिर दिमाग ये होना चाहिए सर सारे एंगल्स का सम क्या होता है, पाई रेडियन होता है, तो एक एंगल कितना होगा, π/3 रेडियन होगा। ये ऑर्डिनरी लेवल आ गया। अब एडवांस लेवल में मैंने क्या ड्राइंग बनाने की कोशिश की, मैंने कहा जी मुझे इक्विलेटरल ट्राइंगल नहीं बनाना, बल्कि मुझे एक सेक्टर बनाना है। लेकिन सेक्टर में कैसा बनाऊंगा, सुनिए जरा, ऐसा सेक्टर होगा अगर मैं कहूं जी मैं एक ऐसा सेक्टर बनाता हूं, ये वाला बाकी सर्कल भूल जाए जी, अगर मैं एक ऐसा सेक्टर बनाता हूं, ये लेंथ किसके बराबर है, ये भी किसके बराबर है, आर, मतलब ये दोनों लाइनें क्या है, अगर मैं कोई जो आर्क लेंथ आपने बनाई है इसकी लेंथ भी कितनी है, आर के बराबर है, तो इधर भी इक्वल का निशान लगा दें। ये दोनों लेंथ्स और वो वाली आर्क लेंथ, अगर ये तीनों आपस में बराबर हैं तो इसकी शक्ल भी ऑलमोस्ट इस जैसी है कि नहीं सर, ऑलमोस्ट इस जैसी है, एग्जैक्टली इस जैसी नहीं है। तो एक बात याद रखेगा, ये एंगल ये वाला ऑलमोस्ट 60 है, एग्जैक्टली 60, पता है ये एग्जैक्टली कितना है, 60 से थोड़ा सा छोटा है, कितना 57.3 डिग्री, जिसको हमने कल के लेक्चर में क्या बोला था, 1 रेडियन बोला था। तो लेट मी टेल यू दिस एंगल इज इक्वल टू क्या, या तो, लेकिन चूंकि मैं ए लेवल में आ गया हूं, मैंने डिग्री नहीं खेलना जी, अभी मैंने सीधा क्या बात करनी है, इसको मैंने 1 इस थीटा को मैंने क्या बोलना है, 1 रेडियन बोलना है। हेलो जी, सो अगर ड्राइंग ऐसी हो जो कि ऑर्डिनरी लेवल की है, वो क्या करते हैं, वो इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाते हैं, सारी साइडें इक्वल करते हैं, सारे एंगल्स इक्वल करते हैं, सारे एंगल्स की वैल्यू 60 डिग्री होती है या π/3 रेडियन होती है, ठीक है। लेकिन अगर मैं ये दो साइडें इक्वल रखूं और इधर सीधी की बजाय कैसी बनाऊं, कर्व्ड बनाऊं, और उस कर्व्ड की लेंथ भी इन दोनों के बराबर करूं, तो ये एंगल 60 नहीं होगा, फिर एंगल 57.3 होगा, और उस 57.3 के एंगल को मैं क्या बोलूंगा, दैट इज नोन एज 1 रेडियन। तो यू नो यहां पे हमने शायद 1 रेडियन को डिफाइन किया है। फिर कैसे, सवाल था हमारे पास, पेपर में अक्सर आता है, क्या आता है पेपर में, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन आए या ना आए, पुत्र 1 रेडियन की डेफिनेशन कंफर्म आती है। क्योंकि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तो बड़ा सिंपल है, हर कोई लिख देगा सर इट इज द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल बाय एन आर्क, या बाय एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्कल, या बाय अ रेडियस दैट इज मूविंग इन अ सर्कल, ठीक है, या बाय मूविंग रेट, व्हाटएवर, जो भी अंग्रेजी वहां पे मारनी है। असल बच्चा फंसेगा किधर, जब सवाल वाला कहेगा जी डिफाइन 1 रेडियन, तब आप क्या लिखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट सकता है। तो हम क्या लिखेंगे,
सर जी 1 रेडियन क्या है? इट इज द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल बाय व्हाट? बाय एन आर्क of length what? Equal to the radius of the circle. If the arc length is equal to radius of the circle, then in that case the angle which is formed किधर? At the center of the circle is equal to क्या? 1 radian. जिसका डिग्री वर्जन निकालना है, तो जिसका डिग्री वर्जन अगर आपने निकालना है तो पुत्र जी बताइए क्या होगा? हाँ जी सर वो 57.3 डिग्री वर्जन होगा और रेडियन वर्जन कितना होगा? 1 रेडियन। अब मेरा एक सवाल है, वैसे मुझे ये बताएं यार, ये 1 रेडियन को डिस्कस करना क्यों जरूरी था? ये क्यों डिस्कस किया हमने? 1 रेडियन को अंडरस्टैंड करना, 1 रेडियन की डेफिनेशन लिखना, 1 रेडियन का फॉर्मूला लिखना, ये क्यों जरूरी है भैया? एक मुझे दे दें, एक मुझे दे दें। अच्छा ठीक है बच्चों, ये यहाँ से जिनका मैथ्स है प्लीज वो अपनी वर्कशीट यहाँ से घुमाते जाएं। जिसकी मैथ्स की क्लास है वर्कशीट अपने पास रखते जाएं और बाकी आगे घुमाते जाएं जी। इसको चलें एक काम करेंगे, आधी वर्कशीट कल डिस्कस करेंगे, बाकी आधी परसों डिस्कस करेंगे। टोटल 10 सवाल हैं, तो पहले 5 सवाल कल तक हैं, अगले 5 सवाल परसों तक हैं, ऐसे कर लेते हैं, ठीक है भाई? अच्छा खैर बहरहाल क्या बात हो रही थी? पहले 5 सवाल के अंदर ही 15 सवाल हैं जी। चेक कर लें जी कितने हैं। पहला और दूसरा और तीसरा, चलें जी पहले 3 सवाल कल डिस्कस होंगे, उसके अंदर बहुत सारे पार्ट्स हैं। चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, उसमें एक पार्ट है, वो हम परसों डिस्कस कर लेंगे। हरी अप जल्दी करो। इसको अपनी नहीं ऐसे फोल्ड मत कीजिएगा प्लीज, इसको अपनी नोटबुक का हिस्सा बनाना है, इसको नोटबुक के साथ स्टेपल करना है प्लीज। इसकी फ्रंट साइड को नोटबुक के साथ स्टेपल करना है, बैक साइड पे आंसर की लिखी हुई है, वहां से आंसर चेक करने हैं। अच्छा सुने, कुछ समझा रहा था यार, क्या? हाँ 1 रेडियन। मैं कह रहा था कि क्या जरूरत पड़ी है 1 रेडियन को अंडरस्टैंड करने की? जरूरत इसलिए पड़ी बेटा कि जब आप क्या अंडरस्टैंड करते हैं, जब आप सबसे पहली फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। जब आप कोई भी फिजिकल क्वांटिटी पढ़ते हैं, लाइक अगर मैं लेंथ की बात करूं तो आप लेंथ की एसआई यूनिट भी पढ़ते होंगे, क्या होती है? मीटर। फिर आप मीटर का अंदाजा भी लगाते होंगे, फिर आप 1 मीटर की फीलिंग या परसेप्शन या अपनी दिमाग में उसकी कोई कैलकुलेशन भी करते होंगे। क्या कैलकुलेशन है 1 मीटर की? सर जी लेंथ की अगर ऐसा यूनिट मीटर है तो लो सर जी दिमाग में आ जाता है ऑलमोस्ट 1 मीटर, एलो जी आगे। अब उस 1 मीटर में क्या है? सर जी सेंटीमीटर गिनेंगे तो 100 हैं, मिलीमीटर गिनेंगे तो 1000 हैं, बस सर मीटर ही गिने, इतना 1 मीटर होता है। किसको मसला है इस बात से यार? मैथ्स की बात करें जी, सर मैथ्स की ऐसा यूनिट क्या होती है? सर 1 kg होती है। 1 kg याद करें तो या तो 1 kg में सर जी कोई 4 सेब याद आ जाएंगे, या एक कोई बंद गोभी का फूल याद आ जाएगा, या अगर कोई सब्जी कभी खरीदी है तो उस रेडी वाले के पास क्या होता है, वो एक सुनो भाई शट अप यार, इधर सुनो भाई, इधर सुनो, वो जो एक लोहे का एक जो सिलेंड्रिकल पीस पड़ा होता है उसके पास वो एक वेट याद आ जाएगा। सर वो 1 kg वाला वेट हमने कभी ना कभी चेक किया हुआ है, ठीक है। और अगर हमने कोई मतलब जो भी हमारी एक फीलिंग याद आ जाएगी, ठीक है। हाँ जी डंबल याद आ जाएगा जी, कि अगर कोई वेट लिफ्टिंग करता है तो उसको पता होगा कि कितने केजीज का वजन है, कितने का नहीं है। कोई कसाई है तो उसको बकरे कोता होगा तो उसको समझ आ जाता होगा यार ये जो एक बकरे में से 60 किलो निकलता है कि 70 किलो निकलता है, कितने किलो के पैकेट्स बनेंगे। कोई बकरे ना भी करता हो, चलो मुर्गियां ज़बह करता हो तो उसको पता होगा किलो वाली मुर्गी कौन सी होती है, तो 2 किलो वाली मुर्गी। तो वो मैथ्स की एक फीलिंग आ जाती है। टाइम पढ़ता है बच्चा तो उसको टाइम की फीलिंग आ जाती है। सेकंड क्या होता है सर जी? टिक 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 टिक, ये आ गया जी, आ गया वो टिक टिक आ गया, वो सेकंड की फीलिंग आ गई। कोई टेम्परेचर पड़ेगा तो गर्मी सर्दी की वैसे ही फीलिंग रहती है कि सर जी ये 25 डिग्री से ऊपर जाए तो क्या होता है, तो 25 डिग्री से टेम्परेचर नीचे जाए तो क्या होता है, ठीक है। सो हर किसी की ना हर क्वांटिटी की हम फीलिंग लेते होते हैं, ठीक है। सिमिलरली यहां पर जब हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पढ़ रहे हैं तो उसके 1 यूनिट की फीलिंग हमें होनी चाहिए, ठीक है।
मैं यहाँ पे 1 डिग्री की फीलिंग नहीं देना चाहता कि सर वो 1 डिग्री की फीलिंग क्या है, हालांकि होगी आपको। सर पूरे सर्कल में 360 डिग्री है, तो उस सर्कल के कितने पीस कर लें, 360 पीस कर लें, तो पहला एक पीस क्या होगा, लेकिन मैं उस हिसाब से नहीं समझाना चाहता। वो बहुत छोटा एंगल बनता है, 1 डिग्री बहुत छोटा एंगल बनता है, वो मेजरेबल या उस तरह से प्रॉपर्ली परसीवेबल ही नहीं होता। स्टैंडर्ड यूनिट क्या है एंगल की, वो रेडियन है। तो 1 रेडियन क्या है, हाँ सर 1 रेडियन की हम पूरी फीलिंग लेंगे। क्या पूरी फीलिंग है सर, आप एक ड्राइंग बनाएं, एक सेक्टर बनाएं, उस सेक्टर में एक चीज का ख्याल रखें। क्या ख्याल रखें, जो उसकी आर्क लेंथ है वो कितनी होनी चाहिए, आप वो रेडियस के बराबर कर लें। तो लो जी, आर्क लेंथ अगर रेडियस के बराबर हो गई तो क्या होगा सर, जो एंगल होगा 1 रेडियन होगा। अब अगर आर्क लेंथ रेडियस से बड़ी हुई तो एंगल क्या होगा सर, वो 1 रेडियन से बड़ा होगा। अगर आर्क लेंथ रेडियस से छोटी हुई तो क्या होगा सर जी, एंगल 1 रेडियन से छोटा होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आर्क लेंथ का और एंगल इन रेडियंस का आपस में कोई ना कोई ताल्लुक है। वो क्या ताल्लुक है सर, दोनों आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। तो लो जी, अगर दो चीजें आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो तो फिजिक्स क्या कहती है, भाई पहले प्रोपोर्शनैलिटी लिखो, फिर प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वालिटी में कन्वर्ट करो, फिर उनकी इक्वेशन लिखो और उसको कहो सर जी ये है हमारे A2 का पहला फार्मूला। समझ आ रहा कि नहीं आ रहा भाई? तो बनाते हैं A2 लेवल का पहला फार्मूला। उस पहले फार्मूला के लिए मैं क्या चाहता हूं आज के लेक्चर में, आपने आखिरी बात क्या लिखी हुई है, इट इज डिफाइंड एज, क्या आपने 1 रेडियन की डेफिनेशन लिखी हुई है। तो 1 रेडियन की डेफिनेशन क्या है, इट इज डिफाइंड एज द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल बाय व्हाट, बाय एन आर्क ऑफ लेंथ इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। जिससे हम क्या मीनिंग निकालते हैं, जिससे हम मीनिंग ये निकालते हैं कि सर जी अगर आर्क लेंथ इक्वल टू रेडियस हुई तो एंगल कितना होगा, क्या होगा जी, 1 रेडियन होगा। मैं काम करना चाहता हूं, मैं 3 छोटे छोटे कॉलम्स में 3 नोट्स लिखवाना चाहता हूं। मैं दरमियान में ये लिखवाना चाहता हूं, अगर आर्क लेंथ क्या हुई, आर्क लेंथ, इफ आर्क लेंथ इज इक्वल टू रेडियस, if arc length is equal to radius, then क्या, then angle, बस दरमियान में ये लिखवाऊंगा, एक नोट इधर लिखवाऊंगा, एक नोट उधर लिखवाऊंगा। if arc length is equal to radius, then angle is equal to 1 रेडियन। इसको मसला जी इस बात से, हाँ जी। और अगर मैं ये कहूं कि if arc length is less than radius, then क्या होगा, हाँ जी सर, देन एंगल विल बी लेस देन 1 रेडियन। ठीक है, और अगर मैं कहूं कि इफ आर्क लेंथ इज ग्रेटर देन रेडियस, देन क्या होगा सर जी, देन एंगल जो है वो ग्रेटर देन 1 रेडियन होएगा। तो आई होप आप फीलिंग ले सकते हैं किस बात की, कि आर्क लेंथ और रेडियस का आपस में कोई सिचुएशन है, बल्कि जो भी है एंगल की जो यूनिट है रेडियन और वो रेडियस, उसका भी आपस में कोई ताल्लुक। मैं देखता हूं इन सारों का मैंने क्या ताल्लुक डेवलप करना है। मैं इनके साथ कुछ ड्राइंग्स बना देता हूं भाई। ड्राइंग्स कैसी बनेंगी, यहां मैं कहता हूं, या मेरी बड़ी कोशिश होगी कि आर्क लेंथ कितनी हो, रेडियस के बराबर हो, तो थीटा क्या होगा, 1 रेडियन। अच्छा, यहां मैं क्या ड्राइंग बनाऊंगा, यहां जो मैं आर्क लेंथ बनाऊंगा वो रेडियस से, दिस आर्क लेंथ इज क्या, स्मॉलर देन रेडियस, तो दिस एंगल विल बी क्या, लेसर देन 1 रेडियन। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं यहां ड्राइंग बनाऊं कि इफ आई से कि जो ये आर्क लेंथ है, इफ दिस आर्क लेंथ इज ग्रेटर देन रेडियस, तो जो एंगल है एट द सेंटर इट विल बी ग्रेटर देन 1 रेडियन। आई होप ये दिमाग में शक्लें बैठेंगी आपके, कि अगर स्टैंडर्ड शक्ल दरमियान वाली आ गई
कि जब आप क्या कर रहे हैं, जब आप कहते हैं सर जी ये जो आर्क लेंथ है इसकी लेंथ कितनी है, रेडियस के बराबर है, तब ये जो एंगल है वो कितना है सर, वो 1 रेडियन है। और अगर मैं कहूं सर जाहिर बात है अगर आर्क लेंथ छोटी होगी तो क्या होगा, एंगल भी छोटा होगा। अच्छा अब अगर मैं कहूं जी आर्क लेंथ क्या हो रही है, सर जी आर्क लेंथ बहुत बड़ी हो गई है। अगर आर्क लेंथ बहुत बड़ी हो गई है तो पुत्र जो एंगल एट द सेंटर होगा वो भी क्या हो जाएगा, वो भी बहुत बड़ा हो जाएगा। किसी को अगर मसला है तो प्लीज हाथ खड़ा कर दीजिए। मुझे एक बात बताएं, ये जो भी 3 सिचुएशंस हैं, ये जो भी अब डिस्कशन है, ये क्या सजेस्ट करती है कि सर जी आर्क लेंथ का और एंगल एट द सेंटर का आपस में कोई ताल्लुक है। वो क्या ताल्लुक है, वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी का ताल्लुक है। तो एक काम करेंगे प्लीज, इन तीनों कॉलम्स के बाद नीचे जाकर एक नोट लिखिए, द अबव डिस्कशन सजेस्ट्स दैट व्हाट, suggests that the arc length and the angle subtended at the center suggests that the arc length and what, suggests that the arc length and the angle subtended at the center, ब्रैकेट में लिखें angular displacement, and the angle subtended at the center मतलब angular displacement are what, are directly proportional to each other. The above discussion suggests that the arc length and the angular displacement are directly proportional to each other. जी तो भाई यहां तक अगर किसी को परेशानी है तो प्लीज 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 हाथ खड़ा करेंगे। एनीवन? नो? ओके डन हो गया जी। तो प्रोपोर्शनैलिटी हो तो लिखते कैसे हैं भाई, फिर प्रोपोर्शनैलिटी को तो ऐसे लिखते होते हैं सर जी, आर्क लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। आर्क लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और उसको अगर आपने सिंबल्स में लिखना है तो आर्क लेंथ का सिंबल इज एल, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, थीटा एल। जी अब क्या करूं, जब दो चीजों की मैंने आपस में डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी बना दी है तो अब अगला काम क्या है सर जी, अगला काम ये है कि प्रोपोर्शनैलिटी को क्या करें, उसको इक्वालिटी में कन्वर्ट करें। और जब आप उसको इक्वालिटी में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा सर जी, कोई ना कोई कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी अपेयर होएगा, दैट इज फिल वक्त क्या, फिल वक्त इट इज थीटा, सॉरी फिल वक्त कांस्टेंट नाम के, ठीक है जी। तो इस के को जरा हाईलाइट करिए, इसके नीचे 2 चीजें लिखेंगे जी, एक इधर और एक इधर। व्हाट इज के? के इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। देखिए जी, के इज द, के के नीचे मैं क्या लिखूंगा जी, एल इज इक्वल टू के थीटा था, तो मैं के को अंडरलाइन करके क्या लिखवाना चाहता हूं सर जी, के जो है वो क्या है, के इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। एंड यू नो ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इस वक्त किस चीज के बराबर है सर जी, इस वक्त वो एक्चुअली रेडियस ऑफ द सर्कल के बराबर है। हेलो जी, क्या कहा हमने कि सर जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है वो किस चीज के बराबर है सर जी, वो रेडियस के बराबर है। अब अगर वो रेडियस के बराबर है, क्यों जी रेडियस के बराबर क्यों, ये कहां से आ गया? आर्क लेंथ बढ़ी तो एंगल बढ़ा, आर्क लेंथ छोटी हुई तो एंगल छोटा हुआ। इन तीनों ड्राइंग्स में एक सवाल है भाई, आर्क लेंथ बड़ी होती है तो एंगल क्या होता है, बड़ा होता है, लेकिन पुत्र ये रेडियस को क्या होता है सर? इस पूरी सिचुएशन में, इस पूरी ड्राइंग में क्या कांस्टेंट है सर? आप आर्क लेंथ बड़ा करते हैं एंगल बड़ा हो जाता है, आप आर्क लेंथ छोटी करते हैं एंगल छोटा हो जाता है, लेकिन इस पूरे फिनोमेना में क्या चीज है दैट रिमेन्स कांस्टेंट
सर रेडियस तो रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है जी। तो इसलिए वो हमारा क्या निकल आया, वो हमारा क्या निकल आया जी, वो हमारा कांस्टेंट निकल आया। एंड यू नो आई थिंक मैं एक और बात भी समझा सकता हूं। एक काम करें, L = r थीटा, एक तो ये बना लें। ये हमारा जो है वो A2 लेवल का इक्वेशन नंबर 1 है, A2 लेवल की इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 1 है जनाब। और अगर आप में से किसी ने AS का मैथ्स पढ़ा हुआ है तो उसको पता होगा कि सर जी हमने वहां पे भी पढ़ी हुई है आर्क लेंथ = r थीटा। और अगर किसी ने O लेवल पढ़ा हुआ है तो वहां पे भी उसने आर्क लेंथ का कोई फार्मूला पढ़ा होगा। कौन सा भाई, वो थीटा = क्या, पता नहीं, वो कोई आर्क लेंथ = क्या, थीटा ओवर 2 पाई या थीटा ओवर 360 इंटू क्या 2 पाई r वाला कोई फार्मूला पढ़ा होगा। खैर मैं इस फार्मूला को डेवलप करने के लिए ये r क्यों कांस्टेंट है, बहुत सारी चीजें कर सकता हूं। वो क्या क्या, अगर मैं इसका आपको O लेवल का वर्जन याद कराऊं, इसका O लेवल वर्जन क्या है, देखिए जी इसका O लेवल वर्जन क्या है, फिर इसका एक A लेवल वर्जन क्या है, देखते हैं। इक्वेशन तो आपने याद ही करनी है, लेकिन इसका हल्का फुल्का कोई मैं O लेवल वर्जन याद करा देता हूं या कोई A लेवल वर्जन याद करा देता हूं। O लेवल वर्जन था आर्क लेंथ = थीटा ओवर 360 डिग्री इंटू 2 पाई r। What if I tell you arc length = थीटा ओवर, ये 360 को क्या करूं 2 पाई रेडियन कर दें, 2 पाई रेडियन इंटू क्या 2 पाई r, ये वाला 2 पाई क्या कर दें L = क्या कर दें r थीटा। इसको मसला है जी। ये O लेवल की मैथ्स की इक्वेशन याद आ रही है, O लेवल की मैथ्स में पढ़ा था हमने आर्क लेंथ = थीटा ओवर 360 इंटू 2 पाई r, याद आ रहा है, ठीक है। उसी के 360 को अगर मैं 2 पाई कह दूं तो नीचे वाला 2 पाई ऊपर वाला 2 पाई काट दें, पीछे क्या बचा आर्क लेंथ = r थीटा। इसमें किसी को मसला है? और अगर मैं कहूं नहीं सर ऐसे ना करें, मुझे फिर एक बात बताएं यार, अगर मैं कहूं कि मैं A लेवल वाले वर्जन में उसी बात को लेके चलता हूं, किस बात को, कि सर जी आर्क लेंथ और थीटा आपस में क्या है, आपस में क्या है, अगर ये दोनों आर्क लेंथ और थीटा आपस में क्या है जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं, तो इनके ऊपर क्या अप्लाई होता है, जो दो क्वांटिटीज आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं उस पर क्या अप्लाई होता है, यूनिटरी मेथड अप्लाई होता है कि नहीं होता, होता है। अच्छा अब मुझे एक बात बताएं, अब एक बात बहुत गौर से सुनिए, अगर आर्क लेंथ किसके बराबर हो, अगर आर्क लेंथ किसके बराबर हो, रेडियस के बराबर हो, तो एंगल किसके बराबर होता है, 1 रेडियन के बराबर होता है कि नहीं होता, ठीक है। अच्छा अगर ये दो क्वांटिटीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं तो आप इस पे यूनिटरी मेथड लगा सकते हैं, हमें मालूम है दो क्वांटिटीज आपस में, बल्कि इसको ऐसे ना लिखें यार, सुनिए प्लीज गौर से, इसको ऐसे लिखें सर जी आर्क लेंथ और जो एंगल है वो आपस में क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर कोई भी दो चीजें आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो तो हम उस पर क्या अप्लाई कर सकते हैं, यूनिटरी मेथड अप्लाई कर सकते हैं। और यूनिटरी मेथड में क्या या कैसे अप्लाई करूंगा, आर्क लेंथ के लिए सिंबल देता हूं L, एंगल के लिए सिंबल देता हूं थीटा। आर्क लेंथ की वैल्यू अगर रेडियस के बराबर हुई तो थीटा की वैल्यू 1 के बराबर हो जाएगी, इनको करें क्रॉस मल्टीप्लाई, L into 1 is L equals to R into theta is, अब आप जिधर मर्जी से याद करें यार, हैं जी, दिमाग खोलना जरूरी है भाई। अब पेपर वाले ने क्या पूछना है वो तो जब मैं पेपर आपको दूंगा तो पता चल जाएगा, वर्कशीट आपको दूंगा तो पता, लास्ट मिनट खत्म हो रहा है, वर्कशीट आपको मिलेगी तो आपको पता चल जाएगा। लेकिन हमें इस वक्त क्या सीखना था कि सर जी ये क्या बात कर रहे हैं आप, हमने कल सीखा रेडियन या एंगल या वो, आज हम क्या सीख रहे हैं, आज हम क्या सीख रहे हैं, आज हम आर्क लेंथ और रेडियस या आर्क लेंथ और एंगल का आपस में ताल्लुक सीखा है हमने। और क्या ताल्लुक डेवलप हुआ है उनका आपस में, सर वो दोनों हैं आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। पहले हमने ये सिचुएशन सीखी, फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो हमने फिर एक इक्वेशन बना ली। इक्वेशन जब हमने बनाई तो उस इक्वेशन को हमने कहा दिस इज इक्वेशन नंबर 1, या ये हमारा फॉर्मूला नंबर 1 है जो इस पूरे चैप्टर में हमने सीखा है। यहां पर
हमने कहा सर या तो इधर ही बात खत्म कर देते हैं। मुझे एकदम याद आया यार कोई नई चीज नहीं है, ओ लेवल में भी पढ़ा हुआ है, तो मैंने वहां से बता दिया। फिर मुझे ख्याल आया यार अगर इस तरह से नहीं ड्राइव करते हो तो इस तरह से कर लेते हैं। जो दो चीजें आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं तो उन पे यूनिटरी भी लगता है, ठीक है। अगर ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है तो हमने क्या कहा, अगर आर्क लेंथ होगी रेडियस के बराबर तो थीटा हो जाएगा 1 के बराबर, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तब भी इक्वेशन आती है। तो अब इक्वेशन जहां मर्जी से निकालो। एंड ऑफ द स्टोरी क्या है, आपको क्या याद होनी चाहिए, इक्वेशन याद करनी है। किसी को मसला है तो प्लीज हाथ खड़ा करिए। L इज इक्वल टू क्या, आर थीटा। L इज इक्वल टू क्या, थीटा इज इक्वल टू क्या, L ओवर आर। थीटा इज इक्वल टू क्या, L ओवर आर। इसके ऊपर हम क्या करेंगे, कल के लेक्चर में बात करेंगे जनाब साहब।